Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. आज भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं ऑफ द सब्जेक्ट 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। क्या है ये लेक्चर? दिस इज लेक्चर ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यू कैन से of FIGC accounts subject bookkeeping and accountancy subject chapter number 1 as per the new syllabus. It was the same in the previous syllabus also. And I am Dr. Kalpesh Parmar and these are my qualifications given on the screen. You can see. Okay. So why this is a very important lecture? क्योंकि ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, ये टर्म्स आपको लाइफ टाइम तक, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक आपको ये सारे टर्म्स काम आने वाले हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, साइंस की बात करेंगे तो साइंस में एक्सपेरिमेंट, फोटोसिंथेसिस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब अलग अलग वर्ड साइंस में रेगुलरली आते हैं बहुत बार। सेल हो गया आपका, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब वर्ड्स रेगुलर आते हैं। सो दे आर दी बेसिक साइंटिफिक वर्ड्स। उसी तरह से अकाउंट्स में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट में कौन से टर्म्स है जो बार बार आप यूज करने वाले हो, तो वो टर्म्स के बारे में मैं आज आपको ये लेक्चर में बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से। डोंट वरी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दीज टर्म्स। पहला टर्म है ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? तो ट्रांजैक्शन हमने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में लिटिल बिट डिस्कस किया है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन द डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग का डेफिनेशन हमने देखा है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, सॉरी, बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड एन आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है। तो यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट हमारी लैंग्वेज में लेन देन, कुछ लिया तो कुछ दिया। सो एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। व्हाई फॉर मनीज और मनी इज वर्थ? क्योंकि वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिसमें मनी वैल्यू रहेगा। अगर मनी वैल्यू नहीं रहेगा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसलिए एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक तरफ से गुड्स समझो, मैंने कुछ खरीदा, बाइंग, परचेस किया, तो सामने मुझे क्या देना पड़ेगा? ऑब्वियसली या तो अभी पैसा दे दूंगा या फ्यूचर में दूंगा, वो हम देखेंगे आगे, राइट? सो बेसिकली transaction is any exchange of goods and services between two persons or parties. Now what are these transactions are of two types. बेसिक वैसे तो हम लोग तीन टाइप के ट्रांजेक्शन देखते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में दो ही टाइप के ट्रांजेक्शन लिए जाते हैं। वन इज कैश ट्रांजेक्शन एंड द अदर इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो तीसरा कौन सा? आप अभी तक तीन टाइप की बात कर रहे थे। तीसरा बार्टर एक्सचेंज, बार्टर ट्रांजेक्शन, जिसमें गुड्स अगेंस्ट गुड्स या गुड्स अगेंस्ट सर्विस या सर्विस अगेंस्ट सर्विस, व्हाटएवर इट इज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज आता है। तो क्यों वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में नहीं आता है? बिकॉज देयर इज नो मनी वैल्यू इन्वॉल्व्ड इन सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। when there will be money value involved in such kind of transactions, those transactions we can take it into accounting, but जिसमें मनी वैल्यू नहीं होगा वो ट्रांजैक्शंस बुक कीपिंग में आएगा नहीं। तो यहां पर मनी वैल्यू आना मतलब ये नहीं है कि तुरंत पे हो जाना। समझो मैंने एक शर्ट खरीदा, फॉर एग्जाम्पल कल मेरा बर्थडे है, मैंने बोला चलो एक शर्ट खरीद लेता हूँ। मैं शॉप पे गया, मैंने शर्ट खरीदा और लेके ऐसा चुपचाप निकलेगा। तो देखा है ना, बहुत सारा हम लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हैं। शूज पहना, सामने वाले ने शूज चेक किया, पहनाया, फिर मैं ऐसा थोड़ा सा ऐसा वार्म अप करा, तो दरवाजे की तरफ भागूंगा तो जो वहां का सेल्स पर्सन था भाग भाग के आएगा मेरे पीछे, भाई पैसा बाकी है भाई। सीधी सी बात है, राइट? सो शर्ट लेके मैं चुपचाप नहीं निकल सकता हूँ। शर्ट मैंने लिया, समझो 500 रुपीज का शर्ट था, मैंने 500 रुपीज पे किया। So this transaction is called as cash transaction, wherein cash is paid immediately. अभी पैसा पे कर दिया तो वो कैश ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर समझो
कल मेरा बर्थडे है, मैं आज शर्ट लेने के लिए गया, मैं बोला अरे यार तू तो अपना दोस्त है ना, मतलब तो शॉप समझो अपने फ्रेंड का रहेगा, तू तो अपना दोस्त है ना यार, तेरे को कल लाके या 15 दिन में लाके दे देता हूँ 500 रुपीज, क्या किधर भागा जा रहा हूँ मैं, बराबर है। तो मैं तेरे को पैसा बाद में दूंगा, मेरी आंखों में सच्चाई है, देख लो, मतलब फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है, यानी कैश विल बी पेड इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, मे बी 15 days, 1 month, 2 months, 3 months में हो सब। लेकिन आज का आज तुरंत पे नहीं हो गया, मैंने कुछ गुड्स लिया और पेमेंट में बाद में करने वाला, such kind of transaction is called as credit transaction and we have already discussed this। इसीलिए cash transaction is nothing but the paid transaction and credit transaction is nothing but the promised to pay transaction, यानी प्रॉमिस किया गया मैं बाद में पे करने वाला। So these are the two types of transactions, hope you have understood this। सेकेंड कंसेप्ट यहाँ पर, बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकंड वन, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बोलो ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बताओ 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 बताओ। टैब लिया और सामने डॉलर्स पे कर दिया मतलब ये एग्जांपल है कैश ट्रांजैक्शन का। अगर वो दूसरा हाथ नहीं होता तो ये क्या होता, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पेमेंट बाद में होने वाला। सेकेंड कंसेप्ट इज गुड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? So there is a very big difference between goods and assets। जरा मिसकंसेप्ट मत करना उसको। Goods are any article or commodity, any article or commodity or thing in which the businessman deals is called as goods। Goods वो हर चीज है, आर्टिकल, कमोडिटी, थिंग, वो हर चीज है जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है। मतलब मैं अगर एक बिजनेसमैन हूं, मैं जिस चीज को बेच रहा हूं वो मेरा गुड्स है। मतलब भले मैंने वो खरीदा होगा, लेकिन खरीदा, अपना रैपिंग किया और बेच दिया, जिसका मैं डीलिंग कर रहा हूं, दैट इज माय गुड्स। फॉर एग्जांपल आप समझो प्यूपिल्स एकेडमी में आओगे, हमने मस्त बाहर ऑफिस सेटअप किया हुआ है, समझो ऑफिस में हम लोगों ने वेटिंग रूम भी रखा है, वो वेटिंग रूम में मस्त ऐसा सोफा वगैरह रखा हुआ है, पीछे देखो मस्त टेबल है, पूरा एक रैक है, उसमें बुक्स एंड ऑल रखा है, वॉट एवर इट इज। बट ये मेरे ऑफिस का ये समझो फर्नीचर है। अगर ये मेरे ऑफिस का फर्नीचर रहेगा, दिस इज माय ऑफिस फर्नीचर, तो क्या प्यूपिल्स एकेडमी हम लोग ये फर्नीचर बेचने का काम कर रहे हैं? दैट इज द आंसर इज नो। ये फर्नीचर हम नहीं बेचते भाई, ये फर्नीचर हम लाए हैं यूज करने के लिए। 5 साल, 6 साल, 10 साल, कुछ सालों तक हम इसको यूज करने वाले। सो दीज आर द असेट्स एंड नॉट द गुड्स। ऐसी चीज जिसको हम यूज करने के लिए लाते हैं ना, वो हमारे लिए गुड्स नहीं है, वो हमारे लिए असेट्स है। तो गुड्स क्या है? वही सोफा अगर कोई फर्नीचर शोरूम में वो सोफा बेचने के लिए पड़ा हुआ है, तो वो फर्नीचर शोरूम के लिए, उस बिजनेस के लिए वही सोफा हो जाएगा, दैट इज फर्नीचर शोरूम के लिए वो हो जाएगा गुड्स, इंक्लूडेड इन गुड्स। सो बेसिक डिफरेंस है, जिसका हम डीलिंग करते हैं ना वो हमारे लिए गुड्स है। सो फॉर प्यूपिल्स एकेडमी a furniture या sofa set will not be goods, but for a furniture dealer such sofa sets will be goods, जिसका हम डीलिंग कर रहे हैं। तो hope you have understood this concept also। इसी तरह से छोटे छोटे एग्जांपल्स देकर आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, राइट। द थर्ड कंसेप्ट इज प्रॉफिट और लॉस। आप लोग मुझे बताओ, प्रॉफिट हो गया आप कभी बोलोगे? इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंस कम होगा तभी आप प्रॉफिट हुआ ऐसा बोलोगे, या एक्सपेंस ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा हो गया और इनकम कमाया कम, तो आपका क्या 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 किधर 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 प्रॉफिट होगा, किधर प्रॉफिट होगा? यस, ज्यादा कमाया, खर्चा कम हुआ। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल भर में समझो मैं वड़ा पाव बेचने का बिजनेस कर रहा हूँ, भाई कोई बिजनेस छोटा नहीं है, समझो मैं वड़ा पाव बेचने का बिजनेस कर रहा हूँ, साल भर में मैंने कुल मिला के 5 लाख रुपए का वड़ा पाव बेचा, और वो जो वड़ा पाव बेचा है उस वड़ा पाव को बनाने के लिए, मतलब उसका मटेरियल या उसका लेबर कॉस्ट, जो लेबर बना, एक आदमी कितना करेगा, बाजू में रखा है, भाई तू है ना, मैं बनाते जाऊंगा, तू बेच, तू सबको बांध के दे देना, तो लेबर कॉस्ट, फिर वो लाइट वाइट का अरेंजमेंट कर, जो भी है सब मिला के मेरा 3 लाख रुपए का खर्चा हो गया उसके पीछे। अब बताओ मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बोलो 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 बोलो। यस, I will have profit of 2 lakh rupees। So profit is excess of incomes or you can say revenues। Incomes का ही accounts में दूसरा नाम है revenues।
इकोनॉमिक्स में भी इसको रेवेन्यूज कहते हैं। इनकम्स और रेवेन्यूज, एक्सेस ऑफ इनकम्स और रेवेन्यूज ओवर एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। तो अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या आएगा प्रॉफिट का? इनकम माइनस एक्सपेंसेस आएगा कि एक्सपेंसेस माइनस इनकम्स आएगा? यस, प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम्स माइनस एक्सपेंस। वहीं अगर मैं बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कमा रहे, यस। वहीं अगर मैं बात करूंगा लॉस, तो लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम्स और रेवेन्यूज। खर्चा ज्यादा हो गया और इनकम कम हुआ। वही वड़ा पाव वाले को साल भर में 5 लाख रुपया कमाया वड़ा पाव बेचकर, लेकिन वो वड़ा पाव बनाने के लिए बाकी सब कॉस्ट मिला के 6.5 लाख रुपया हो गया। बाप रे बाप, कमाया 5 लाख, गवाया, खर्चा कर दिया 6.5 लाख। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? यस, लॉस हो गया भाई। कितने का लॉस हो गया? 1.5 लाख का लॉस हो गया। कैसे 1.5 लाख? 6.5 लाख माइनस 5 लाख, यानी अब आपने क्या किया? एक्सपेंसेस माइनस इनकम। सो लॉस विल बी इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस इनकम। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस इनकम। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो। लेकिन सर आप जरा बताओ तो सही, ये एक्सपेंसेस क्या है? तो नेक्स्ट कंसेप्ट, ये लॉस हो गया, ये देखो कैसा टेंशन में बेचारा, बिजनेस लॉस होगा तो टेंशन तो आएगा ही। तो एक्सपेंडिचर यानी क्या? सीधी बात है, मैंने अभी बताया, खर्चा। हमारी सिंपल लैंग्वेज में एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। अकाउंटिंग में कैसा क्या 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 बोला है? एन अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस। मतलब कोई भी ऐसा खर्चा बिजनेस ने किया, स्पेंड किया, फुकट में नहीं भाई, कुछ तो कंसिडरेशन में मेरे पास आया। छोटा पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, बराबर है, तो पेंसिल के लिए मेरा खर्चा हुआ, लेकिन सामने मेरे पास पेंसिल आया ना। सो एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड, वहां से लेकर बड़ा 10 लाख रुपए का मशीन खरीदा, 10 लाख रुपया गया, स्पेंड हुआ, और सामने 10 लाख का मशीन मैंने रिसीव किया। सो एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज एन एक्सपेंडिचर। लेकिन ये एक्सपेंडिचर के भी टाइप्स है। These expenditures are of 3 types. One is capital expenditure, one is revenue expenditure, and the third is deferred revenue expenditure. Technically आज की डेट में deferred revenue expenditure existence में नहीं है, because this was told to me by one of the most experienced faculties of a renowned college. Okay, बहुत बड़े कॉलेज के बहुत एक्सपीरियंस्ड 32 इयर्स एक्सपीरियंस टीचर ने मुझे बताया था कि टेक्निकली अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी नहीं है कंसेप्ट में। कैपिटल एंड रेवेन्यू इज देयर, बट स्टिल इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, मींस इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द एज पर द न्यू सिलेबस। नए सिलेबस का जो अभी लास्ट ईयर टेक्स्ट बुक आया उसमें डेफर्ड रेवेन्यू का भी जिक्र है, वहां पर दिया है। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बेसिक। अगर आप कैपिटल और रेवेन्यू समझ गए ना तो डेफर्ड रेवेन्यू अपने आप समझ में आ जाएगा। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? ऐसा कोई भी खर्चा जो बिजनेस का असेट क्रिएट करता है और बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। मतलब ऐसा खर्चा जो खर्चा करके जो कुछ भी आया है बिजनेस में, दैट विल बी यूज्ड इन द बिजनेस व्हिच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर क्या दिया है? दिस एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड असेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। बराबर है, बहुत सारी चीजें, मतलब हम अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो AS1 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत सारी बातें आती है कि वो जो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो जो असेट जनरेट करता है, फिक्स असेट जनरेट करता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर वो जो असेट का वैल्यू बढ़ाता है, वैल्यू बढ़ाता है मतलब मेरे पास ऑलरेडी 4 मशीन थे, मैंने 2 मशीन और खरीदा तो टोटल मेरा मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया। या फिर मेरा जो फैक्ट्री बिल्डिंग था दैट वाज वो 2 फ्लोरिड बिल्डिंग था, 2 माले का था, मैंने ऊपर और 2 माला चढ़ाया, मतलब और कंस्ट्रक्शन किया, तो क्या हो गया? बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट हुआ, यानी बढ़ गया वैल्यू।
ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, बराबर है। या फिर वो हर खर्चा जो असेट खरीदने से लेकर उसको यूज में लाने तक के बीच में जो कुछ भी हुआ, लाइक मैंने मशीन खरीदा, मशीन था 5 लाख रुपए का, लेकिन यार वो जहां पर से मशीन खरीदा वहां से ऐसा बाहुबली की तरह कौन है वो ऐसा उठा के तो हम नहीं लेके आएंगे भाई, वो बाहुबली था, हम बाहुबली नहीं है। हमको ट्रक में डालना पड़ेगा और ट्रक में आएगा, ट्रक वाले को उसका भाड़ा देना पड़ेगा, उसने 10,000 रुपये भाड़ा ले लिया, बोले वो बहुत दूर से आया है, 10,000 रुपीज वो ले लिया, बराबर है। फिर मशीन इधर लाए तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके इंस्टॉलेशन में और 10,000 रुपया लग गया। अब करो यूज उसको, 5 लाख का मशीन, 10,000 ट्रांसपोर्टेशन का, 10,000 इंस्टॉलेशन का, मशीन कितने में बढ़ा, 5,20,000। तो 5,20,000 पूरा अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब कोई भी नया प्रॉपर्टी खरीदने पर वो यूज में आने तक का जो कुछ भी खर्चा है, चाहे वो पेपर वर्क का क्यों ना हो, हमने फैक्ट्री के लिए नया बिल्डिंग, नया प्लॉट खरीदा, वो प्लॉट का रजिस्ट्रेशन का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी लगता है ना, वो सारा एक्सपेंडिचर उसके कॉस्ट में ऐड होता है, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। दीज आर डिफरेंट थिंग्स विच आर रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, देखो ये सारे फिक्स असेट, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फैक्ट्रीज, बराबर। ऐसे फिक्स असेट को खरीदने के लिए जो खर्चा होता है, दीज आर ऑल दी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने इतनी सारी बातें बताई, तो इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी एक बार मैंने मशीन खरीदा, 10 साल यूज करूंगा, हर साल मशीन थोड़ी खरीदते रहूंगा। एक बार मैंने क्लासेस के लिए, प्यूपिल्स एकेडमी के लिए मैंने बेंच खरीदा, 10 साल 15 साल आराम से यूज करेंगे। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बेनिफिट देता है, दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग क्यों, हर साल तो हम बेंच खरीदने वाले नहीं है क्लासेस के लिए, हर साल कोई भी फैक्ट्री के लिए हर साल मशीन नहीं खरीदेगा। सो दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नहीं है, पहली बात तो रेगुलर आने वाला खर्चा, मतलब बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मीट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज which does not increase the profit earning capacity of the business। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर नाला जोपारा में मस्त बड़ा सा मल्टीप्लेक्स है, फन फिएस्टा। अब फन फिएस्टा वाला अगर एक रो पूरा बढ़ा देगा, मतलब चेयर्स डाल दिया पूरा एक रो, और उसमें एक रो में पूरा 50 चेयर्स बैठ गया, मतलब हर शो में पहले 350 लोग बैठते थे, अब 400 लोग बैठेंगे, मतलब 50 लोगों का एक्स्ट्रा टिकट्स बिकेगा। बोलो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यस बढ़ा ना। तो वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, चेयर्स बिठाना, नए चेयर्स, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर असेट। लेकिन देखो हम जैसे लोग जाते मूवी देखने के लिए, हम शांति से नहीं बैठते, बहुत मजा आ रहा है, आ हा हा हा, बहुत हंसते, तो चेयर में कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ लेंगे, ऐसा प्रॉब्लम होगा, तो उसको टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना पड़ता रहेगा मल्टीप्लेक्स वाले को। तो उसका रिपेयरिंग का जो खर्चा हुआ, वो उससे अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता है, वो रेगुलर खर्चा है। दैट रिपेयरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो ये सब है, रेंट हो गया, आप रेंट पे करते हो, एवरी मंथ यू हैव टू पे, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस एवरी मंथ यू हैव टू पे, सैलरीज एवरी मंथ यू हैव टू पे टू योर स्टाफ, okay, salaries and wages to the factory workers and salaries to the office staff, traveling and conveyance expenses every time, मतलब हर महीने जनरली आएगा ही, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पर अब बोलोगे सर स्टेशनरी खरीदा तो वो अपना प्रॉपर्टी बनता है ना, अब मैं क्या मेरी प्रॉपर्टी में पेन पेंसिल बताऊंगा, इसलिए स्टेशनरीज खरीदना इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो दीज आर द एग्जांपल्स। तो क्या आएगा और चीजें, इट गिव्स बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज लेस देन अ ईयर, 1 महीना 2 महीने तक ही इसका बेनिफिट मिलता है। और these are recurring in nature, the expenditures which are recurring in nature are considered to be revenue expenditure। तो hope you have understood the difference। नया असेट आया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस असेट्स में रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेलवे में नया ट्रेन आया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन वो ट्रेन चलाने वाला, ट्रेन को मेंटेन करना पड़ता है, बराबर, ऑयलिंग वगैरह करना पड़ता है, बाद में रेलवे का पूरा स्टाफ का सैलरी, ये सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। थर्ड वन वाज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब क्या, बेसिकली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग का पैसा देते हैं हम लोग, जैसे अपना प्यूपिल्स एकेडमी का नालासोपारा में एक जगह पर बोर्ड है बराबर, उत्सव होटल के वहां पे, समझो उसका 3 साल का बराबर, पेड फॉर 3 years, 3 साल का मैंने 3 लाख रुपया पे कर दिया, समझो, हाँ उससे ज्यादा ही होता है, 3 लाख रुपया मैंने पे कर दिया, बस 3 साल तक मैं ही वो पर्टिकुलर जो साइट है वो साइट पे मैं ही बैनर लगाऊंगा और कोई नहीं आएगा। अब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्या किया गया खर्चा इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इधर ऐड करने से मतलब देखो आप बोलोगे सर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, अर्निंग कैपेसिटी डायरेक्टली नहीं बढ़ता है, राइट? सो इट प्रमोट्स योर बिजनेस, इट प्रमोट्स योर प्रोडक्ट, बराबर बात है, लेकिन उससे डायरेक्टली आपका अर्निंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता है, तो वो साइट हमारा खुद का नहीं हो गया है, 3 साल हो जाएगा हमको वो साइट छोड़ देना पड़ेगा, तो इट इज एन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, 3 साल का एक साथ भर दिया है तो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो These expenditures are written off over number of years, मतलब मैंने 3 साल का एडवर्टाइजमेंट किया है तो 3 साल तक वो राइट ऑफ होगा, हर साल 1-1 लाख करके मेरे को अकाउंटिंग में लेना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में 1 लाख लूंगा, 2 लाख अलग बताऊंगा, अलग किधर बताऊंगा आगे आएगा, डोंट वरी। देन नेक्स्ट इज कैपिटल, या उसका दूसरा नाम है नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या है? सीधी सी बात है, बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल है। सो एनी अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन यानी ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टनर्स, समझो 3 पार्टनर्स है बराबर, ये 3 लोग हैं, बोलते अपन क्या करेंगे, कार का बिजनेस करते हैं। कैसा बिजनेस कार का? एक यूनिक कार लाने का, खरीदने का, मस्त तो उसको चकाचक रिपेयर वगैरह करके मस्त नया कलर वलर पेंट करके नया बना के बेचने का, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, कैसे सेटअप करेंगे? तो एक बोलता है मेरे पास बहुत कार्स है, मेरे बाप दादा के जमाने से बहुत कार्स है हमारे पास, ऐसी विंटेज कार भी मेरे पास पड़ी है, तो ऐसी कार अपन में लेके आऊंगा, उसको मस्त ऐसा चकाचक नया बनाएंगे और बेचेंगे। तो बोलते एक जन बोलते मेरे पास बहुत सारी कार है घर पे, मेरे बंगलो में, बराबर है, तो इतनी सारी कार्स क्या करूंगा, तो सेकंड हैंड जितनी भी जुनी जुनी लग रही है उसमें से 2-3 बिजनेस में लेके आऊंगी। तो वो लड़की बोलती है दैट गर्ल इज ब्रिंगिंग कार्स टू द बिजनेस। अब ये कार का बिजनेस हम करने वाले, तो ये कार हो गया बिजनेस के लिए गुड्स, कार्स का बिजनेस होने वाला है। तो ये जो लड़की है पार्टनर, वन ऑफ द 3 पार्टनर्स, तो बाकी लोग कितने दोनों खुश है कि भाई वो ला रही है कार लेके आ रही है अपने लिए, चलो उतना टेंशन कम, तो 3-4 कार आएगा तो 3-4 कार से बिजनेस शुरू तो होगा, फिर आगे जो भी फंड आएगा फिर रोलिंग चालू हो जाएगा। कार्स गुड्स लाई। दूसरा बोलता है कि भाई ऐसे ही थोड़ी कार का शोरूम बनेगा, हमको कार डिस्प्ले में रखनी पड़ेगी, लोग आएंगे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, सिर पे, भाई पूरा फर्नीचर बनाना पड़ेगा। तो दूसरा बोलता है मैं पूरा फर्नीचर का पूरा ऑफिस सेटअप करके दे दूंगा, तो वो क्या कर रहा है, असेट्स प्रॉपर्टीज लाने का काम कर रहा है। तीसरा बोलता है मैं 10 लाख रुपया कैश लेके आएगा, चल मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, कैश। यानी वो लड़की ने कार्स लाई थी, बराबर है, ये भी बिजनेस के लिए कैपिटल है। दूसरा बोलता है मैं ऑफिस सेटअप के लिए असेट्स ये सब फर्नीचर लेके आऊंगा, वो भी बिजनेस के लिए कैपिटल है। तीसरा बोलता है मैं कैश लेके आऊंगा, वो भी बिजनेस के लिए कैपिटल है। कुछ भी हो, ओनर, बिजनेस का ओनर, बिजनेस के पार्टनर्स बिजनेस में जो कुछ भी लाते हैं वो सब बिजनेस के लिए कैपिटल है। और कैपिटल का फॉर्मूला है एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज कैपिटल, बराबर है। समझो अगर मुझे बिजनेस सेटअप करने के लिए 50 लाख रुपए की जरूरत है, हम 3 मिलके 30 लाख रुपया हो रहा है, बाकी का 20 लाख किधर से लाएंगे भाई? तो बाकी का 20 लाख फ्रेंड्स रिलेटिव से लाएंगे या बैंक से लोन लेंगे। तो बाहर से कितना पैसा आया वो हमारा सिर पे कर्जा है, हमने डाला है, उसका टेंशन नहीं है 30 लाख का, बाकी की 20 लाख का तो टेंशन है, वो मेरा लायबिलिटी है, बराबर है। तो मैं कितना डालूंगा, 50 लाख का जरूरत है, 50 लाख का प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, कार एंड ऑल सब कुछ, फर्नीचर एंड ऑल। 50 लाख का प्रॉपर्टी बनाने के लिए बाहर से 20 लाख आ रहा है, यानी वो लायबिलिटीज है, तो मुझे कितना डालना पड़ेगा, 50 लाख का असेट्स माइनस 20 लाख का बाहर का लायबिलिटी इज इक्वल टू 30 लाख जो मैं डालने वाला हूं कैपिटल। इसलिए कैपिटल या नेटवर्थ इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी।
नेटवर्थ का फेयरली सिंपल इक्वेशन है असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल या फिर असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ. So hope you have understood this also. Easy. Next concept is drawings. ओनर बिजनेसमैन, बिजनेस में कुछ लाया वो कैपिटल, और बिजनेस में से अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके गया वो ड्रॉइंग्स. एनी अमाउंट ऑफ कैश गुड्स और असेट्स withdrawn by the owner of the business from the business. बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेके गया, चाहे वो रोकड़ा कैश लेके गया, या 3 जन लाए हैं तो 3 जन बिजनेस कर रहे तो 3 जन बोलते यार एक कार मैं घर के लिए लेके जाता हूँ इधर से, जो भी है विड्रॉल में डाल देना. कार लेके गया दैट इज गुड्स. या बोलते यार वो लैपटॉप अच्छे से नहीं चल रहा है मेरे घर पे चला लूंगा, अपन नया ले रहे वैसे भी इसको अपन वो लैपटॉप देंगे कम में देंगे उससे अच्छा मैं लेके, तो बिजनेस का असेट लेके गया. वॉट एवर बिजनेसमैन बिजनेस में से कैश गुड्स या असेट्स में से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो वो हो जाएगा बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स. बराबर है. अगर किसी वन ऑफ द पार्टनर्स ने अपनी वाइफ को कार गिफ्ट कर दिया, ले भाई कार, वही बिजनेस में बना के, तो वो उसका बिजनेस का क्या हो जाएगा ड्रॉइंग्स. नेक्स्ट इज असेट्स. सर अभी फॉर्मूला में आप बता रहे थे ना असेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो सर असेट्स क्या है वो तो बताया ही नहीं था आपने, तो भाई अभी बता देता हूं. असेट्स मींस इन शॉर्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस. ओके, एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड बाय द बिजनेस दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज एन असेट. वो कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल चीज या कोई भी एक राइट मतलब हक ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के नाम पे है, इसमें वो भी जिसका मॉनेटरी वैल्यू है वो सब बिजनेस का असेट है. अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है बिजनेस का असेट नहीं है. जैसे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेट्स. ये असेट्स के 3 टाइप्स है. वन इज फिक्स्ड असेट, सेकंड इज करंट असेट्स एंड थर्ड इज फिक्टिशियस असेट्स. तो फिक्स्ड असेट क्या है? असेट्स व्हिच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, जिसका कैपिटल एक्सपेंडिचर था नाम, याद है मतलब ये फिक्स असेट को खरीदने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. करंट असेट्स यानी व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, फटाक से वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या कैश खुद वो करंट असेट में आएगा. और फिक्टिशियस असेट वो एक्चुअली असेट नहीं रहता है, वो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था ना, 3 साल का 3 लाख मैंने पे कर दिया एडवर्टाइजमेंट का, तो 1 साल का ये साल में लेंगे, बाकी का 2 साल तो एडवांस में पे कर दिया है, तो वो जो एडवांस भर दिया है वो 2 साल का हम फिक्टिशियस असेट करके बताएंगे. देखते हैं आगे. व्हाट आर फिक्स्ड असेट्स? फिक्स्ड असेट्स आर द असेट्स व्हिच गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर और अ लॉन्ग पीरियड. ये फिक्स्ड असेट भी 2 टाइप के हैं, टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स एंड इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट्स. सर कितना टाइप्स आता है भाई, मतलब वो असेट्स जो लंबे समय तक अपने पास रहता है उसमें भी 2 तरह के हैं, टैंजिबल इनटैंजिबल. टैंजिबल यानी व्हिच कैन बी सीन टच्ड एंड फेल्ट. अभी फर्नीचर है, अभी क्लास में मैंने बेंचेस रखा हुआ है, तो बेंच में आके लोग कैसे बैठते हैं, ऐसा ढूंढ के नहीं बैठते हैं, दिखता है अरे ये रहा बेंच, मेरे को इधर ही बैठना है, वरना लोग धड़ाधड़ गिरेंगे पहले. तो फर्नीचर कैन बी सीन, कैन बी टच्ड एंड कैन बी फेल्ट. मैं बैठा हूँ, हाँ फर्नीचर ही है बराबर. और इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट यानी व्हिच कैन नॉट बी सीन, अरे इसका एग्जांपल तो देख लो पहले, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब. Assets which cannot be seen or touched but can be felt, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, एटसेट्रा. सर ये क्या है? गुडविल के बारे में आपको बताऊंगा, अलग से उसका कंसेप्ट आएगा, तब आपको कॉपीराइट्स वगैरह के बारे में भी बता दूंगा. फिलहाल असेट्स जो दिखता नहीं है, टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं, वो इनटेंजिबल असेट, जिसका बात किया था पहले. एनी फिजिकल थिंग और राइट, वो राइट यहाँ पर है. देखते हैं आगे. जैसे कि देखो ये फिक्स असेट है, फिक्स असेट में देखो मशीनरी है, जेसीबी है, फर्नीचर है, डिलीवरी वैन है, मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे एग्जांपल्स फिक्स असेट के हैं. कौन से फिक्स असेट? ये सब टैंजिबल फिक्स असेट्स है. और इनटेंजिबल क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, बराबर है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, वो सब कुछ इनटेंजिबल असेट्स है. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर इज, ये टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है. अब मैं आपको प्रॉपरली समझा देता हूं. देखो ये सबको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. सर ये क्या है सब?
तो ये इसमें कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी नए टेक्नोलॉजी के साथ जब आता है ना, तो भाई ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मेरे पास है, तो वो टेक्नोलॉजी के लिए वो पेटेंट राइट ले लेता है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कोई सॉफ्टवेयर निकाला, तो देखो हम बोलते हैं डोंट यूज पायरेटेड। पायरेटेड मतलब क्या, वो इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। जैसे एमएस ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, तो ऑफिस सॉफ्टवेयर है ना, माइक्रोसॉफ्ट वाला डेवलप करता है अपने लैब में, आईटी लैब में, वो वाली लैब में वो डेवलप करके प्रोग्रामिंग करके उसका सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में वो बेचता है। तो उसका पेटेंट राइट्स, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है उसका राइट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पास है। अगर किसी ने उसको पायरेसी किया, माइक्रोसॉफ्ट उसके ऊपर केस लीगली कर सकता है। तो एक राइट मिला उसको, अंदर का कंटेंट, उसका जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ वही यूज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट्स। फिर वो सॉफ्टवेयर का 1 लाख सीडी बना के वो बेचना है, दैट इज कॉल्ड एज कॉपीराइट्स। कि मैं कितनी कॉपीज बनाकर बेचूंगा, ये यूजुअली किस में होता है, बुक्स के ऑथर्स में होता है, बराबर है, आपके टेक्स्ट बुक्स में होता है, उसमें कॉपीराइट्स होता है। और पर्टिकुलर नाम जो होता है, जैसे कि नेस्ले किटकैट होता है, कैडबरी किटकैट नहीं होता है, कैडबरी डेयरी मिल्क होता है। तो डेयरी मिल्क के नाम यूज करने का राइट सिर्फ कैडबरी के पास है, किटकैट ये नाम यूज करने का राइट सिर्फ नेस्ले के पास है। वो नाम, लोगो का राइट इज कॉल्ड एज ट्रेडमार्क। उसमें आर करके सर्कल रहेगा या टीएम लिखा होगा। ये सब कुछ दिखता नहीं है, ये सबको हम, ये राइट्स को हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील के वो कंपनी के पास वो राइट है। दीज आर इंटेंजिबल असेट्स। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टेंजिबल एंड व्हाट इज इंटेंजिबल। नेक्स्ट, करंट असेट्स के एग्जांपल्स। आपके पास रॉ मटेरियल्स का स्टॉक पड़ा होगा, बराबर है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको 1 महीना 2 महीने में आप मैच्योरिटी मिल जाता है। इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे एडवर्टाइजमेंट का था, बराबर है। सर्टेन अमाउंट अगर प्रीपेड है तो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि हमने किसी को क्रेडिट पर गुड्स बेचा था और उसका पैसा हमको मिलने वाला है, बराबर है, जिसको डेटर्स कहते हैं, आगे आएगा वो। तो वो सब कुछ, बराबर है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक पड़ा है आपके पास रॉ मटेरियल्स का, फिनिश गुड्स का, ये सब कुछ एग्जांपल्स ऑफ क्या है, क्या है, करंट असेट्स। मतलब वो असेट्स जिसको हम तुरंत एनकैश कर सकते हैं। स्टॉक पड़ा है, बहुत अर्जेंट पैसे का रिक्वायरमेंट है, भाई कम पैसे में भी स्टॉक बेच दो, पैसा आ जाएगा, तुरंत जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो सब करंट असेट्स है। एंड फिक्टिशियस असेट, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट का बात किया था, 3 साल का पे कर दिया है, कितने साल का, 3 साल का पे कर दिया है, तो उसमें से करंट ईयर में कितना, करंट ईयर का 1 साल का ही आएगा, मतलब 1 लाख रुपए आएगा फॉर एग्जाम्पल। 1 साल का जो है वो करंट ईयर के एक्सपेंस में आएगा, करंट ईयर में एक्सपेंस में, एक्सपेंस में। और आने वाले 2 साल का मैंने एडवांस में जो पे कर दिया है वो प्रीपेड है, मतलब वो बहुत बड़ा अमाउंट प्रीपेड है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज फिक्टिशियस असेट। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स हमने देख लिया। फिर मैंने बताया आपको वहां पर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स मैंने उधर बता दिया। मैंने जानबूझ के उधर आपको गुडविल नहीं बताया, वो भी एक इंटेंजिबल असेट है, गुडविल भी एक इंटेंजिबल असेट है। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस अर्न्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बराबर है। बिजनेस का रेपुटेशन मनी वैल्यू में रहेगा, वो आपका गुडविल है। अब बिजनेस का रेपुटेशन मनी वैल्यू में मतलब क्या? देखो हम बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, मर्सिडीज बेंज, एक बार नाम आ गया, कितने का रहेगा कार? 5 लाख का। मैं बोलूंगा मर्सिडीज बेंज 5 लाख में मिलता है, तो आपके बजाय कान के नीचे 5 लाख में मिलता है क्या? मर्सिडीज बेंज 25 लाख 30 लाख से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका उतना गुडविल उसमें एडेड है। तो वो हर चीज जिसका गुडविल होता है वो ज्यादा प्राइस में बिक सकता है, क्योंकि उसमें हायर अमाउंट ऑफ गुडविल है। मेरा लेक्चर्स अगर आपको यूट्यूब लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, मैंने लाइव लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स भी स्टार्ट किए हैं, वो अगर अच्छे लगे, आप ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए आओगे, आपको अच्छा लगेगा लेक्चर, तो मेरा रेपुटेशन बनेगा, मेरा रेपुटेशन बनेगा तो आप मेरे पास एडमिशन लोगे, डेफिनेटली मेरा बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा। आपको अच्छा लगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलोगे, अरे किधर भी मत जाना, परमार सर के उधर ही जाना। सो दिस इज व्हाट गुडविल ऑल अबाउट। तो गुडविल बनने में सालों लग जाते हैं भाई। तो गुडविल इज दैट थिंग, बिजनेस रेपुटेशन बोल सकते हैं, ब्रांड रेपुटेशन बोल सकते हैं, राइट। एक बार ब्रांड नाम नेम पड़ गया, आप सीधा आंख बंद करके परचेस करते हो, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है उसका क्वालिटी मिलना ही है। तो गुडविल इज एन
इनटेंजिबल असेट, क्योंकि वो दिखता नहीं है, टच नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट फील दैट इमेज, वो इमेज को, वो रेपुटेशन को हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी क्या? सो लायबिलिटीज असेट्स का अपोजिट, असेट्स यानी अपना प्रॉपर्टी, तो लायबिलिटी को हिंदी में कहेंगे कर्ज, मराठी में कर्ज या कर्जा, मैंने कुछ लोन उधारी पर लिया है। सो अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेसमैन टू द अदर्स इज टर्म्ड एज लायबिलिटीज। बराबर है, जैसे हमने लोन्स वगैरह लिया है, तो लोन्स आर आवर लायबिलिटीज। What are the types of liability? Any amount which is payable by the business, any obligation of the business to pay to someone, any party of the business, वो सब liabilities है। ये liabilities के दो types है, assets के तीन, fixed assets, current assets और fictitious assets। liabilities के दो ही है, fixed liabilities and current liabilities। fixed liabilities which are payable over a long period of time, मतलब जिसका कर्ज का, जिसका liability, जिसका टेंशन आपके सिर पे बहुत सालों तक रहता है, वो फिक्स लायबिलिटीज है। जिसका टेंशन आप, जैसे कि बैंक लोन 5 साल 10 साल के लिए लोन है, लेकिन विच आर पेएबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। बराबर है, जैसे कि क्रेडिटर्स, मतलब जिससे हमने उधारी पर गुड्स खरीदा है, तो उनको हम 1 महीना 2 महीने में 3 महीने में पेमेंट कर देते, तो ये कर्ज मेरे सिर पे 3 महीने के लिए रहने वाला है। तो जिसका टेंशन ज्यादा टाइम तक रहता है, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो आपका फिक्स लायबिलिटीज है। जिसका शॉर्ट पीरियड के लिए आपके सिर पे टेंशन देता है, वो करंट लायबिलिटीज है। फिक्स लायबिलिटीज, व्हाट आर फिक्स लायबिलिटीज? वन ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द बिजनेस। मैंने बोला ना आपको 50 लाख रुपए का जरूरत है, बाहर से कितना आ रहा है जरा चेक करो, बैंक से इधर से उधर से 20 लाख का अरेंजमेंट हुआ, डालो भाई घर का 30 लाख रुपया। तो सबसे बड़ा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फिक्स लायबिलिटी। बराबर है, इसमें सबसे पहले आता है कैपिटल ऑफ द बिजनेस, कैपिटल जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, देखो इधर लिखा है डेप्ट रेज फ्रॉम द बैंक रीपेएबल इन 10 इयर्स। ये बिजनेस एंटरप्राइज है, ये बैंक ने लिया है, सॉरी बैंक ने दिया है बिजनेस एंटरप्राइज को लोन, ये बिजनेस एंटरप्राइज के लिए फिक्स लायबिलिटीज माना जाएगा। करंट लायबिलिटीज यानी क्या? which arise in regular current operations of the business, है ना, बिजनेस चलाते वक्त जो होता है ना, जैसे कि हमने गुड्स खरीदा क्रेडिट पर, तो 3 महीना 2 महीना 4 महीना, मैक्सिमम 4 महीने में पे करना रहता है, या कोई बहुत ज्यादा अमाउंट रहेगा 6 महीने में हम पे करेंगे, लेकिन करंट ये साल के अंदर अंदर उसके ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। दीज आर करंट लायबिलिटीज। जैसे बिजनेस ब्रॉट गुड्स फ्रॉम एबीएन कंपनी ऑन क्रेडिट, एबीएन कंपनी ये है, ये हमारा बिजनेस है, हमने उससे गुड्स लिया, लोन लिया, बैंक लोन लिया, 10 साल में रिपे करने वाले फिक्स लायबिलिटी, गुड्स लिया 3 महीना 4 महीने में रिपे करने वाले करंट लायबिलिटी। अब मैं आपको बता रहा था डेटर क्रेडिटर, बराबर है, तो डेटर मतलब क्या? डेटर मतलब a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor, या फिर a person who owes money to the business, owes का मतलब होता है has to pay to, मतलब a person who has to pay money to the business। जैसे यहां पर देखो सर क्या बोला, मैं इतना कुछ परफेक्टली समझा नहीं, हिंदी में बताता हूं। मैंने किसी को उधार पर, क्रेडिट पर 2 महीना 3 महीना क्रेडिट पर गुड्स बेचा है, तो वो क्या बन गया मेरा? पहले तो गुड्स बेचते वक्त हमारा बनता है कस्टमर, अब कस्टमर तो बन गया है, बोला 3 महीने में मैं पेमेंट करूंगा, तो जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक मैं उसके नाम के सामने लिखूंगा, समझो हमारा कस्टमर का नाम है छगन लाल, छगन लाल से 10,000 का गुड्स बेचा है, समझो छगन लाल से 10,000 रुपया लेने का बाकी है भाई, तो जिससे पैसा लेने का बाकी है, a person who has to pay an amount to our business, हमारे बिजनेस को जो देने वाला है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हम जिसको, हम महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्रियन मराठी भाषा यूज करते हैं, हम उसको मराठी में क्या बोलेंगे? भाई तू मला माझे पैसे दे तर म्हणजे तू माझा डेटर, मतलब जिससे पैसा लेने का, जिसको हम कह सकते हैं तू माझे पैसे दे तर म्हणजे तू माझा डेटर, आणि तू माझा डेटर तर मी तुझा क्रेडिटर, मतलब वो मेरा डेटर हुआ ना, क्योंकि उसको मैंने उधार पर गुड्स बेचा है, अब उसने मुझसे उधार पर गुड्स खरीदा है, तो मैं उसके लिए बन जाऊंगा क्रेडिटर। तो आगे आ गया नेक्स्ट कंसेप्ट क्रेडिटर,
अ पर्सन टू हुम द बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जिससे हम क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं और उसको हमने पे करना है, हम उसको पे करेंगे, बराबर है। या फिर अ पर्सन हुम द बिजनेस ओस मनी, बिजनेस हैज टू पे मनी, मतलब जिसको पैसा देने का है, मतलब सिंपल है, जिससे पैसा लेने का है वो डेटर, जिसको पैसा देने का है वो क्रेडिटर। तू मला माझे पैसे दे तर म्हणजे तू माझा डेटर, आणि तू माझा डेटर तर मी तुझा क्रेडिटर। वेरी सिंपल। देख लो डेटर क्रेडिटर, इसने आंटी ने इनको पैसा दिया, आई एक्सपेक्ट दिस मनी बैक इन 3 अरे बाबा 3 साल कुछ ज्यादा ही हो गया, 3 महीना रहता है भाई इधर बिजनेस में। तो डेटर एक कंट्री है, जहां पर देखो जिसने पैसा लैंड किया, पैसा दिया उधार पर, वो क्रेडिटर, और जिसने थैंक यू आंट मैविस, इसने पैसा लिया है, जो पैसा लेता है उधार पर। अरे सर अभी तो आप उल्टा बोल रहे थे, मतलब आज आंटी ने इनको पैसा दिया, बराबर है, तो इसको आज मिला है, जो रिटर्न करना है, मतलब इनके लिए इससे पैसा फ्यूचर में आने वाला है, तो जिससे हमको पैसा फ्यूचर में आने वाला है वो हमारा डेटर, और जिसके पास हमारे पास से फ्यूचर में पैसा जाने वाला है वो हमारा क्रेडिटर। देखो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बराबर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसी कंट्री को, अब ये कौन सा कंट्री है, मेरे को इतना ज्योग्राफी में मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ यार, वो कंट्री ने पैसा आईएमएफ से लिया है उधार पर, तो वो कंट्री डेटर बन जाएगा क्योंकि वो रिटर्न करना है फ्यूचर में, और इनको वो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, तो वो क्रेडिटर हो गया। तो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। अगला कंसेप्ट है बैड डेट्स, और बहुत कंसेप्ट से टेंशन मत लो, कंप्लीट करूंगा आज। बैड डेट्स यानी क्या, अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। डेटर मतलब तू माझे पैसे देतर म्हणजे तू माझा डेटर, 3 महीना बोला तो 3 महीना खत्म हो गया, फिर मैंने बोला तू माझे पैसे देतर म्हणजे तू माझा डेटर, तू बोलता है नाही देतर, नाही देणार, जा जो करना कर लो। बहुत ट्राई किया, आया ही नहीं पैसा, 10,000 बाकी था ना छगनलाल से, कोशिश कर करके मेहनत कर करके 8,000 वसूल कर लिया, और वो तब तक बर्बाद हो चुका था। बोलते मैं बर्बाद हो गया हूं, कुछ नहीं है मेरे पास अभी, उठ गया मैं, मेरा कंपनी उठ गया, मेरे घर से पूरा प्रॉपर्टी सब खत्म, मैक्सिमम मैं तेरे को 8,000 रुपया दे सकता है, लाभ भाई जो आया वो भगवान का प्रसाद समझ के ले लेने का। बोलो 8,000 मिलने का 2,000 कभी मिलने वाला नहीं है, तो जो पैसा कन्फर्म डेटर्स के पास से मिलता नहीं है वो आपका बैड डेट्स है भाई। देखो यहाँ पर 6 महीने के ऊपर हो गया है, बराबर है, एक्स बीबीआर इनकॉर्पोरेशन का ये क्रेडिट मैनेजर है, ये 6 महीने से ऊपर हो गया, नॉट अ सिंगल साइन ऑफ हिम, दिखाई नहीं मेरे को 6 महीने से यार, और वो पेड़ के अंदर पीछे छुपा हुआ है भाई। जॉन ओस एक्स बीबीआर इनकॉर्पोरेशन $500। ये जो जॉन है ना, उसने, ये जॉन है, ये छुपा है, क्यों छुपा है, क्योंकि पैसा देने का है, दिखाई नहीं, तो ये बोलेगा चलो भाई भूल जाओ अभी अपना पैसा, भूल जाओ, डूब गया है। तो जो बिजनेस का पैसा डूब जाता है वो बैड डेट्स, बराबर है, बिजनेस को जो पर्सन पेमेंट नहीं करता है वो बैड डेट्स। और यूजुअली बैड डेट्स क्यों होता है, दिस मे बी ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या आगे आएगा, फिलहाल इतना समझ लो, बर्बाद हो गया होगा कोई डेटर, तो कैसे देगा पैसा, तो वो डूब गया। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। अभी इंसॉल्वेंसी वर्ड आया तो सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट देखना पड़ेगा। व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज अ पर्सन हुज असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज, या फिर a person who is financially sound and capable to repay all his business liabilities। अब असेट ज्यादा रहेगा, लायबिलिटीज कम रहेगा, तो वो पे कर पाएगा। मेरे बिजनेस के पास कुल मिला के 5 लाख रुपए का प्रॉपर्टीज है, और मेरे बिजनेस का कुल मिला के कर्जा कितना है, तो 2 लाख का ही कर्जा है। कल अगर बिजनेस बंद हो गया, सारा प्रॉपर्टीज बेचेगा तो 5 लाख आएगा मेरा, तो 2 लाख मेरे को जो पे करना है, पेमेंट करके भी मेरे पास बचेगा, मतलब मैं सॉल्वेंट हूं, मैं बिजनेस का लायबिलिटीज जो है वो पे करने का कैपेसिटी रखता हूं। लेकिन इंसॉल्वेंट यानी क्या, अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, या फिर असेट्स आर लेस देन हिज लायबिलिटीज, यानी अ पर्सन इज नॉट फाइनेंशियली साउंड एंड इनकेपेबल, ही इज नॉट फाइनेंशियली साउंड एंड ही इज इनकेपेबल टू रीपे हिज बिजनेस लायबिलिटीज। ओके, वो पर्सन को हम क्या कहेंगे,
इंसॉल्वेंट जो बर्बाद हो गया है। क्यों बर्बाद? क्योंकि उसका बिजनेस का असेट था 5 लाख और उसका सिर पे कर्जा आ गया 12 लाख रुपए का। 5 लाख सब बेच दिया तो भी 7 लाख का बचेगा। घर है ना, घर का प्रॉपर्टी बेच दिया उसमें से भी 3 लाख आया, फिर भी 4 लाख बचा। अब नहीं भर सकता भाई, घर का प्रॉपर्टी भी गया, बिजनेस का सब प्रॉपर्टी बेच दिया, घर का सब प्रॉपर्टी बेच दिया, फिर भी 4 लाख बच गया। नहीं भर पाऊंगा, बोला हाथ ऊपर कर दिया। जैसे यहां से वो हमने देखा है ना एग्जांपल, विजय माल्या भाग गया यहां से, बोले मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो करना है कर लो, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन, इंसॉल्वेंसी एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर पर्सन अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाता है। उस वजह से जो सामने वाला पार्टी रहेगा जिसको उस पर्सन से जो इंसॉल्वेंट हुआ है उससे पैसा लेने का था, वो पर उसका पैसा डूब जाता है तो उसके लिए बैड डेट्स हो जाता है। तो इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन who is incapable, who is financially not sound to repay his liabilities. So hope you have understood. The last concept is discount. Discount मतलब क्या? Discount मतलब any concession, बराबर है, और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। एक सेलर एक बायर को जो डिस्काउंट देता है मतलब कंसेशन देता है, अलाउंस देता है। और ये डिस्काउंट दो तरह के, मतलब कम करके देते हैं ना अपन, भाई थोड़ा कम करो थोड़ा डिस्काउंट तो मिलेगा ना, नाला सुपारा का पब्लिक पहले मांगता है, बराबर है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड द अदर इज कैश डिस्काउंट। क्या है ये दोनों? ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस। क्लासेस में मेरे पास कोई भी आया, सर आपका फीस कितना है? मेरा फीस 50,000 रुपीज है। इतना नहीं है भाई, डरो मत। मतलब मैंने बोला अगर समझो मेरा 50,000 फीस है, बोले कुछ डिस्काउंट तो करो। अरे भाई हमारे पास जो भी आएगा सबको 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट, 10,000 माइनस हो गया, जाओ 40,000 रुपया। लेकिन अगर वो वहां पर मतलब एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल, मतलब जब आया काउंटर पे, बोले सर मैं एडमिशन लेने के लिए रेडी हूँ, एडमिशन के टाइम पे आया, मैंने बोला 50,000 फीस है बट 20% डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, 40,000 में आपका ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का हो जाएगा। लेकिन बोलते अगर मैं आज का आज पैसा भर के जाऊं, तो काम करो आज का आज पैसा भर के जाओगे ना, 35,000 दे देना बस। दैट इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये क्या है? गिवन बाय सेलर टू द बायर। मैं जब बेच रहा हूं ना मेरा प्रोडक्ट तभी मैं दे रहा हूं। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है? अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू। 40,000 का फाइनल हुआ था हमारा, हमारा कैटलॉग प्राइस लिस्ट प्राइस है 50,000, उसमें मैंने कोई भी आवे, कोई भी स्टूडेंट आएगा 20% डिस्काउंट देना ही है सबको। द डिस्काउंट विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द बायर्स इज फ्लैट जो डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। फिर 40,000 फाइनल हुआ, वो 40,000 में से बोलता है मैं अभी का अभी भरूंगा, तो मेरा 35 भर और 5,000 डिस्काउंट दे दिया। यानी द एट द टाइम ऑफ पेमेंट में जो डिस्काउंट दे रहा हूं दैट इज कैश डिस्काउंट। इट इज गिवन बाय द क्रेडिटर टू द डेटर। मतलब ये डिस्काउंट तब दिया जाता है जब ट्रांजेक्शन हुआ भी नहीं है एक भी, मतलब पहली बार हमारे पास आया है, हमारा दोनों का कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुआ है, उसने हमारा प्रोडक्ट ले लिया, दैट बिकम्स द डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। उधार पर लिया है ना भाई, अब उधार पर लिया है तो क्या होगा, मेरा उससे पैसा लेने का है, मैं क्रेडिटर वो डेटर। फिर बोला अगर आप 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो आपको 35,000 भरने का। मैं बोला अगर आप 3 महीना लगाओगे आपको पूरा 40,000 भरना पड़ेगा। ठीक है मैं 1 महीने के अंदर ही आ जाऊंगा। 1 महीने के अंदर आ गए तो जब आए पेमेंट करने के लिए उस टाइम पे मैं क्रेडिटर था वो डेटर था, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बेच दिया था। सो एट द टाइम ऑफ सेल, परचेस या सेल, खरीदने वाले के लिए परचेस, बेचने वाले के लिए सेल। परचेस या सेल के टाइम पे जो डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है जो हर कस्टमर के लिए होता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। और स्पेसिफिकली पेमेंट करने के मतलब पेमेंट को फटाक से खींचने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जैसे कि यहाँ पर देखो फ्लैट 50% ऑफ, कहीं पर भी बिग बाजार में लगा सेल, तो वो हर कस्टमर के लिए, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। और बोलते हैं अब भी पेमेंट करोगे तो 5% कैशबैक भी आएगा, या फिर 5% कैश पेमेंट्स पे एडिशनल डिस्काउंट। दैट एडिशनल 5% इज व्हेन यू पे द अमाउंट। तो पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट है। सो दोनों में डिफरेंस, ट्रेड डिस्काउंट वो जो लगा रहता है ना बोर्ड, फ्लैट ये परसेंट ऑफ, देखो फ्लैट 50% ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप बिग बाजार से, यहाँ पर बिग बाजार वाले ने लगाया, इधर से आप अपैरल कपड़े खरीदे तो आप किसी फ्लैट मतलब रूम फ्लैट में आपको उसमें 50% डिस्काउंट। बाबा गलत मत समझना, अरे भाई इधर बहुत खतरनाक लोग हैं। फ्लैट मतलब सीधा सीधा 50%, क्योंकि दूसरा रहता है बहुत डेंजरस वन, अप टू 50%। फिर अंदर जाने के बाद बोलेंगे भाई
इतने अमाउंट से ज्यादा का खरीदी करोगे तब वो है। अभी आपके आपके परचेस के हिसाब से आपको 5% ही मिल रहा है, टाइम प्लीज नहीं खरीदने का जा। अप टू वाला डेंजर रहता है। फ्लैट मतलब आप कितने का भी खरीदी करो आपको 50% माइनस होना ही है। तो जो बोर्ड लगा रहता है ना बाहर, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, और अंदर जाने के पेमेंट करते वक्त जो मिला दैट इज कैश डिस्काउंट। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस टर्म्स। ये सारे टर्म्स आपको लाइफ टाइम तक काम आने वाले हैं। आप 11th एंड 12th में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट सीखोगे, एफ वाई बीकॉम, एस वाई बीकॉम या वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू स्ट्रीम या वॉट एवर कोर्स यू ज्वाइन, उसमें आपको अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट आएगा। टीवाई बीकॉम या थर्ड ईयर बाकी सब कोर्सेज में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये सब्जेक्ट, वॉट एवर नेम भी, कोई भी नाम होने दो, ये सारे टर्म्स आपको आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले ही है। इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और मैंने आई एम डॉक्टर कल्पेश परमार, मैंने ये कोशिश की है कि आपको एज इजी एज पॉसिबल वे में आपको समझा सकूं। सो प्यूपिल्स एकेडमी ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहेगा। हर वीडियो में मैं बोलता हूं इसके पहले के अकाउंट्स के, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के सारे वीडियोस, मतलब 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। गो थ्रू दोज वीडियोस आल्सो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, and please subscribe to my channel Dr. Kalpesh Parmar. Thank you all to listening to me very carefully. Thank you so much.